नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरणा बताते हुए कहा है कि उनके निधन से दुखी हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री यशपाल शर्मा के परिवार के प्रति इस शोक की घड़ी में संवेदना भी व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, यशपाल शर्मा जी 1983 की महान टीम सहित भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत प्रिय सदस्य थे। वह टीम के साथियों, प्रशंसकों के साथ साथ नवोदित क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा थे। उनके निधन से आहत हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। बता दें कि यशपाल शर्मा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। 66 वर्षीय यशपाल शर्मा टीम इंडिया के सिलेक्टर के पद पर भी रह चुके थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव और दिलीप वेंगसरकर ने यशपाल शर्मा की मौत पर गहरा दुख जताया। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन संबंधी खबरों के बीच आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। एसबीएसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा था कि वह चुनाव के लिए गठबंधन करने के मकसद से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से इस सप्ताह मुलाकात करेंगे। इस बयान को लेकर सिंह ने राजभर पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। संजय सिंह ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर जी झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी की उनसे कोई मुलाकात तक नहीं हुई है और न ही उनसे किसी तरीके का गठबंधन हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि केजरीवाल जी से ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात के बारे में जो भी खबर प्रकाशित हो रही है वह झूठी और बेबुनियाद है। मीडिया से अनुरोध है कि ऐसी कोई भी खबर चलाने से पहले सही जानकारी हासिल कर लें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उनकी पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं पहल कर केजरीवाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया है कि केजरीवाल ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई का समय निर्धारित किया। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई। तो पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में भी आपसी बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई बार निशाना साध चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ में ट्वीट किए। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना। 2017 से पहले की बात हो, बेअदबी, ड्रग्स, किसानों भद्दे मुद्दे हो या फिर भ्रष्टाचार और बिजली संकट का सामना पंजाब के लोगों ने किया है और इन मुद्दों को मेरे द्वारा उठाया गया। आज जैसा कि मैंने पंजाब मॉडल पेश किया, यह स्पष्ट है कि वे जानते हैं वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। बता दें कि पिछले काफी वक्त से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर आम आदमी पार्टी की पैनी नजर है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में पार्टी को एक मजबूत दावेदार की तलाश है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई सिख ही होगा। इसके बाद जब केजरीवाल से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा सिद्धू का काफी सम्मान करते हैं, वो कांग्रेस के सम्मानित नेता। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत अभी तक 38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भारत में शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर से रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा। देश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड को पहले ही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत लगाया जा रहा है। वहीं देश में रूसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब भारत में इसका उत्पादन किए जाने पर हरी झंडी मिल रही है। सितंबर से पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल
दिमित्रियू ने कहा है कि कुछ अन्य निर्माता भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की स्पुतनिक वी ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ सालाना 300 मिलियन डोज का उत्पादन करने के लिए एक सौदा किया। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दिल्ली के एम्स लाया गया है। यहां पर उसकी आपको बता चले एंडोस्कोपी होगी। यहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। एम्स ने अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। पिछले महीने राम रहीम कोरोना से भी संक्रमित हो चुके थे। डेरा प्रमुख अगस्त 2017 में अपनी 2 शिष्यों से रेप के मामले में सजा काट रहे हैं। मई में उन्हें लो ब्लड प्रेशर को शिकायत के बाद PJMIC अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसने अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। जनवरी 2019 में आपको बताते चले पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत ने भी उसे और 3 अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उसके बाद से वह सजा काट रहे हैं। बताते चले कि हाल ही में गुरमीत राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आपात पैरोल मांगी थी। राम रहीम ने अपने मां की बीमारी के संबंध में जेल अधिकारियों के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने बताया था कि डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां नसीब कौर से मिलने के लिए 21 दिन की पैरोल मांगी। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी में नया खुलासा हुआ है। इस नए खुलासे के तहत जानकारी मिल रही है कि मिन्हास सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलकायदा के गुट अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा था। ऑनलाइन भी बड़े आतंकियों ने मिन्हास का ब्रेन वॉश किया और इसके बाद 1.5 साल तक मिन्हास ने स्लीपर सेल की तरह काम किया। नौकरी जाने के बाद सक्रिय रूप से अलकायदा से मिन्हास जुड़ गया, यहां तक कि खुद मानव बम बनने को भी वो राजी हो चुका था। 3 महीने तक संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग श्रीनगर में हुई थी, जहां उन्हें पहचान छिपाकर रेकी करने, कुकर बम बनाने और मानव बम बनने के लिए जरूरी बातों की ट्रेनिंग दी गई थी। बता दें कि लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज 3 अहम खुलासे हुए हैं। पहला कि मई में ही इन आतंकियों ने देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनके मंसूबों का पानी फिर गया था। और आपको बताते चले दूसरा ये कि सोशल मीडिया के जरिए ही ये संदिग्ध आतंकी दहशतगर्दी की दुनिया में दाखिल हुए थे, जहां बड़े आतंकियों ने मिन्हास का ब्रेन वॉश किया था, उसे कट्टरता को बढ़ाने वाले वीडियोज भेजे, मानव बम तक बनने को तैयार कर लिया गया। तीसरा खुलासा ये कि इन गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों का कश्मीर कनेक्शन अब सामने आया है। तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 18 करोड़ 80 लाख के आंकड़े को अब पार कर चुके हैं। वहीं सबसे प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। सोमवार को अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने वैक्सीन निर्माता फाइजर के साथ बैठक में बूस्टर शॉट को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा के प्रवक्ता विभाग ने कहा है कि जिन अमेरिकियों को पूरी तरीके से फाइजर की दोनों वैक्सीन लगाई गई है, उन्हें बूस्टर शॉट लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल फाइजर ने पिछले हफ्ते अमेरिकी नियामकों से अपने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक को अधिकृत करने के लिए कहने की योजना बनाई, जो टीकाकरण के 6 महीने बाद संक्रमण के अधिक खतरे और अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संक्रमण के प्रसार को रोकने के साक्ष्य के आधारित है। इस पर अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा के प्रवक्ता ने कहा कि HHS अधिकारियों ने सोमवार को फाइजर से टीकाकरण पर अपने प्रारंभिक आंकड़ों के बारे में एक ब्रीफिंग की थी और भविष्य में बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता कब और क्या होगी, इस पर चर्चा करना जारी रखने की बात कही गई। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह हुई बारिश ने जहां कई लोगों को गर्मी से निजात देने में मदद दी है, तो वहीं इसके कारण पैदा हुए जाम की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में हुई बारिश के कारण धौला कुआं में यातायात धीमा पड़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बता दें कि काफी लंबे समय से दिल्ली में लोग गर्मी से बेहाल थे। वहीं लगातार मौसम विभाग की ओर से किए जा रहे बारिश के दावे गलत साबित होते दिख रहे थे। आज भी मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया था, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। फिलहाल बारिश के कारण पैदा हुई जाम की समस्या
कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में यातायात वाहनों की अधिकता के कारण बारिश के बाद जाम लगना सामान्य सी बात अब हो चुकी है। वहीं जाम की समस्या को रोकने के लिए यातायात पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें कि आज सुबह दिल्ली के पालम और संसद मार्ग सहित कई इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ ही गुरुग्राम के कुछ इलाकों से भी बारिश की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद साथ ही गुरुग्राम में कुछ इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। इसके साथ ही नोएडा में भी भारी बारिश हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक ली। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बताते चले, कोरोना के खतरे को समझाते हुए कहा कि हमें पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, इससे जिम्मेदारी भी तय होगी। उन्होंने कहा कि यह बहरूपिया वायरस है, इसके म्यूटेंट से हमें सावधान रहना होगा, इसके रोकथाम और इलाज पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला है, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में रोकथाम और इलाज बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने टीकाकरण के महत्व को बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021-2030 पेश कर दिया है। राज्य वित्त आयोग की ओर से तैयार किए गए इस विधेयक में 2 से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी नौकरियों और योजनाओं से बाहर करने का प्लान बना लिया गया। हालांकि इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाए हैं और कहा कि इससे आबादी के अनुपात में असंतुलन पैदा हो जाएगा। वीएचपी के साथ साथ अब इस मामले पर सरकार और विपक्ष में भी ठन चुकी है। जहां सरकार कह रही है कि बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सारा प्रपंच आगामी चुनाव को देखते हुए रचा गया है और यह एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर सख्ती की तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार ने 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। राज्य वित्त आयोग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। साथ में ऐसे में ये लोग 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखे जाएंगे। नए कानून में जिनके एक संतान होंगे उन्हें इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य वित्त आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने इस पूरे मामले पर 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है।
अधिकतम 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया। एक संतान पर स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले दंपति को सरकार एक मुश्त राशि के भुगतान का प्रस्ताव रख रही है। एक मात्र बच्चा अगर लड़का है तो 80,000 रूपए और लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाने की सिफारिश की जा रही है। लेकिन ये योजना सिर्फ गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले दंपतियों के लिए ही मान्य होगी। जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये कानून आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा भी पलट सकता है। खैर, आपको बता दें कि यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि राज्य में जनसंख्या पॉलिसी बेहद जरूरी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टोपी से टाई की तरफ लाने जा रही है। हमारी सरकार ने इस विषय पर जनता से भी राय मांगी है, इसके बाद ही हम इस कानून को लाएंगे। वहीं विपक्ष के रवैये पर मोहसिन रजा ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इसी मकसद से वैसी बहराइच आ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पहले हैदराबाद और तेलंगाना को संभाले और तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाने का संत समाज ने स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा है कि एक धर्म को शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है। साध्वी गीतांबा तीर्थ ने भी कहा है कि सरकार का ये सराहनीय कदम है, लेकिन देश में एक कौम ऐसी है तो 2 से या 3 शादियां करती है, नहीं मानती है और कई बच्चे पैदा करती है। इसलिए बिना उनको शिक्षित किए ऐसा करना संभव नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यसूब अब्बास ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है। सब चाहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, लेकिन खास तौर से किसी मजहब को टारगेट करके अगर यह कानून बनाया जा रहा है तो यह बेहद गलत। यह आज का नारा नहीं है या जब से होश संभाला है तब से सुन रहे हैं कि हम 2 हमारे 2, लेकिन इस पर अमल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ 2 या 4 बच्चे नहीं, सिर्फ मुसलमानों को ही ज्यादा बच्चे होते हैं। अगर खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो यह बेहद गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। तो वहीं अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति का स्वागत किया और समर्थन भी किया। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, जनसंख्या विस्फोट देश और प्रदेश में कई प्रमुख समस्याओं का कारण है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। महंत गिरी ने कहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, जो कानून देश और प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को मानना बाध्यकारी हो। जनसंख्या बढ़ने का सीधा प्रभाव अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के विरोध और इसे अल्लाह की देन बताए जाने पर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है और पूछा, आखिर बच्चा पैदा करने में अल्लाह की क्या देन है। महंत नरेंद्र गिरी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की कि वह भी इस कानून को सहर्ता के साथ स्वीकार करें और मुस्लिम समाज में लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक करें। तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा उनको स्वास्थ्य दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि सभी जो मुस्लिम धर्म गुरुओं से यही निवेदन है कि आप इस कानून को सहृदय स्वीकार करें और लोगों को जागरूक करें। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि 2 बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार न हो, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड में जो उनके सुविधाएं वो बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सख्त कानून बनाएंगे तभी इस कानून का फायदा होगा। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति की घोषणा से पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आ चुका था। सपा सांसद ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उसे फेल बताया। मीडिया से बातचीत में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, ये सरकार नए नए कानून लाकर लोगों को उलझाना चाहती है। ये कुदरत से टकराने वाले कानून है। दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे ये कुदरत के हाथ में होता है। कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादी है कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे
तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? है तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से, या ये विधि जो आप, ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ऐसे लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। इससे पहले आदित्यनाथ मित्तल ने ही लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। सरकार ने जनता से राय मांगी है इस मामले पर, जहां योगी सरकार इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कानून बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहा है और इसे एक धर्म विशेष पर सीधा हमला बता रहा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।